दोस्तों ITR 3 एक बहुत ही लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है, लेकिन हमने इसे बहुत हद तक सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ITR 3 को मेनली वो लोग फाइल करते हैं जिनकी बिजनेस इनकम है, या फिर जो प्रिजम्पटिव बेसिस पर 44AD या 44ADA में अपनी इनकम दिखाना चाहते हैं, वो भी फाइल कर सकते हैं। इसमें आप 5 तरह की इनकम्स दिखा सकते हैं: सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, बिजनेस या प्रोफेशन जिसमें FNO और इंट्राडे भी आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और कैपिटल गेन की इनकम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर हमें लॉगिन कर लेना है। इसके बाद ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट कर लेंगे, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। स्टार्ट न्यू फाइलिंग से स्टार्ट करेंगे, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर हमें ITR फॉर्म ITR 3 को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रोसीड किया, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, और अगर आपको सिर्फ रिफंड क्लेम करना है और आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो आप अदर्स पर टिक लगाकर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर शेड्यूल्स को सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन सी इनकम को दिखाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से पहले शेड्यूल सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपकी ITR काफ़ी छोटी हो जाती है और आपको फिर वापस बैक में नहीं आना पड़ता है। सबसे पहले हम इनकम पर जाएंगे। अब आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन कौन सी इनकम्स यहाँ पर दिखानी है। उसके लिए आप अपने AIS को डाउनलोड करिए। AIS में जो भी इनकम्स आपकी दिख रही हैं वो तो आपको यहाँ पर दिखानी ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी इनकम भी है जो कि AIS में नहीं आ रही है तो वो भी आपको रिपोर्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से AIS में प्रॉपर्टी की सेल नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है और आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट आया है तो आपको प्रॉपर्टी की सेल अपने ITR में ज़रूर दिखानी है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, हो सकता है कि आपकी कोई अदर इनकम भी हो जो कि AIS में नहीं दिख रही हैं लेकिन आपके बैंक अकाउंट में आई हैं, तो वो आपको ज़रूर रिपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शेड्यूल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म दिखाने के लिए शेड्यूल कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म दिखाने के लिए शेड्यूल 112A है। क्रिप्टो दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल VDA को सेलेक्ट करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस शेड्यूल स्पेशल इनकम। कोई एग्जेम्प्ट इनकम दिखाना चाहते हैं तो शेड्यूल EI को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ से शेड्यूल कैपिटल गेन और शेड्यूल लॉन्ग टर्म को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर जो और ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिजनेस है, इसमें आपको कुछ भी यहाँ से अनटिक नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। डेप्रिसिएशन है, फिर डिडक्शंस हैं। डिडक्शंस न्यू रिजीम में हमें नहीं मिलते हैं तो ये यहाँ पर पहले से ही सब अनटिक हैं, इनको हमें किसी को भी चेकआउट नहीं करना है। जो भी यहाँ पर टिक लगे हुए हैं इनको हम हटा देंगे, जिससे कि ये हमारी ITR में ना आए और हमारा ITR छोटा बना रहे। इसके बाद हम नीचे कंटिन्यू कर देंगे, स्किप, ओके। सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशंस, पर्सनल इंफॉर्मेशन और कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग स्टेटस, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ITR 3 की ड्यू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, 31 अगस्त। सेक्शन 139(1) ही सिलेक्टेड रहेगा, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। नेक्स्ट आता है डू यू हैव इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर करेंट असेसमेंट ईयर। क्या इस वाले असेसमेंट ईयर में आपकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है, तो हम यस पर क्लिक कर देंगे। यस पर आपको तब क्लिक करना है जबकि आप 44AD में इनकम दिखा रहे हैं या आप 44ADA में इनकम दिखा रहे हैं, ये दोनों प्रिजम्पटिव बेसिस की इनकम है, या फिर आप FNO दिखा रहे हैं या आप इंट्राडे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है इफ आंसर इज यस,
हैव यू फाइल्ड ITR 3 और ITR 4 एंड फाइल्ड फॉर्म 10 IEA फॉर एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर्स? अगर आपका आंसर येस है तो क्या आपने लास्ट ईयर भी ITR 3 या फिर ITR 4 की फाइलिंग की थी, और क्या आपने उसमें ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ किया था? अगर आपने पिछले साल ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ किया था तो आपको यहाँ पर येस करना है, लेकिन अगर आपने पिछले साल भी न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी ITR को फाइल किया था तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद ये करंट असेसमेंट ईयर के लिए पूछ रहा है कि क्या इस साल आपने फॉर्म 10 IEA को फाइल किया है और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आप येस पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको न्यू में ही रहना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, और यहाँ पर यू वर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, यहाँ पर नो कर देंगे। डायरेक्टर में भी नो कर देंगे। अगर आप डायरेक्टर हैं किसी कंपनी में तो आप येस करेंगे और डायरेक्टरशिप की डिटेल्स देनी होंगी। अगर आप किसी कंपनी में पार्टनर हैं तो आप येस करेंगे, वरना नो कर देंगे। अगर आपने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो आप येस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। यहाँ पर भी नो रहेगा, यहाँ FPI में भी नो रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट इंफॉर्मेशन। आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44AA? क्या आप सेक्शन 44AA के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लाइबल हैं? सेक्शन 44AA कहता है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है या फिर आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। पिछले 3 सालों में अगर किसी भी साल में आपका टर्नओवर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का रहा है तो आपके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना मैंडेटरी है। और 2.5 लाख रुपए इनकम की जो लिमिट है, आपकी टोटल इनकम देखी जाती है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मैंडेटरी है। और रूल 6F में बताया गया है कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी चाहिए, जैसे कि कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस। अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो आप उससे अपनी बैलेंस शीट को फिल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे। और इस केस में आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स देने होते हैं बैलेंस शीट में, जो कि अभी हम आगे के शेड्यूल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है whether SSC is declaring income only under section 44AE, 44AD, ADA। अगर आप इस ITR में FNO इंट्राडे नहीं दिखाना चाहते हैं और आप सिर्फ सेक्शन 44AD या 44ADA के लिए ये ITR फाइल कर रहे हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको FNO और इंट्राडे भी दिखाना है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। फिर है सेलेक्ट द रेंज ऑफ टोटल टर्नओवर। आपका टर्नओवर कितना है? अप टू 1 करोड़ है, 1 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में है, या फिर 10 करोड़ से ऊपर है। इंट्राडे और FNO का टर्नओवर कैसे निकाला जाता है उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। टर्नओवर निकालने के लिए आपको सेल वैल्यू का टोटल नहीं निकालना है, आपको अपने प्रॉफिट को एब्सोल्यूट अमाउंट में कन्वर्ट करना है और उसका टोटल लेना है, वही आपका टर्नओवर माना जाता है। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका टर्नओवर कितना है, अप टू 1 करोड़ है या उससे ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया, क्योंकि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो गया तो आपको टैक्स ऑडिट में जाना पड़ेगा। इसके बाद है आर यू लाइबल फॉर ऑडिट, तो नो कर देंगे। देन नेचर ऑफ बिजनेस, ऐड अनदर। यहाँ पर आपको अपना FNO और इंट्राडे वाला जो बिजनेस है उसकी डिटेल्स देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले कोड को सेलेक्ट करेंगे। कोड के लिए आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेटिव को हमने सेलेक्ट किया, ये इंट्राडे के लिए है। यहाँ पर ट्रेड नेम में आप अपना नाम लिख देंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लिख देंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, और इसे हम सेव कर देंगे। इसके बाद आपको FNO भी ऐड करना है, तो फिर से ऐड अनदर कोड,
फ्यूचर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, नाम लिख देंगे यहाँ पर अपना, डिस्क्रिप्शन में FNO ट्रेडिंग लिख देंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद बैंक डिटेल्स हैं, यहाँ पर आपको अपने बैंक्स ऐड करने हैं और किसी भी एक बैंक को आप रिफंड के लिए नॉमिनेट करेंगे। कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए येस किया है तो यहाँ पर सोर्सेज ऑफ फंड्स मतलब कि लाइबिलिटी साइड और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब कि एसेट साइड, ये दोनों आपको फिल करनी होंगी। यहाँ पर प्रोप्राइटर्स फंड मतलब कि कैपिटल अकाउंट है, लोन है, एडवांसेस है, और एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स की डिटेल, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स में आपका कैश बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, लोन्स एंड एडवांसेस लिए हैं तो वो, और यहाँ पर मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपका प्रॉफिट नेगेटिव में है तो आप उसको यहाँ पर देंगे। प्रॉफिट की फिगर कैसे निकलेगी वो अभी हम आगे देखेंगे। और अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन है, इन केस वेयर रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड। यहाँ पर आपको अप्रॉक्स फिगर्स देनी होती हैं अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। आपके सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है और आपका कैश बैलेंस कितना है। तो यहाँ पर हमने कैश बैलेंस दे दिया 10,000, कंफर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर हमें इंट्राडे का टर्नओवर दिखाना है, इंट्राडे की इनकम दिखानी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का टर्नओवर है और फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशंस तभी देनी है जबकि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। यहाँ पर टर्नओवर दे देंगे, यहाँ पर इनकम, यहाँ पर FNO का टर्नओवर, यहाँ पर FNO की इनकम, या फिर लॉस हुआ है तो नेगेटिव साइन लगाकर यहाँ पर लॉस को लिख देंगे। लेकिन अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करते हैं तब क्या करना है, तब फिर हम जाएंगे, प्रॉफिट लॉस वाला ही शेड्यूल है ये, यहाँ पर जाएंगे डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, एडिट पे क्लिक करेंगे। इसमें हमें मिलेगा अदर एक्सपेंसेस, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऑप्शंस का लॉस लिख देंगे, मान लेते हैं 76,000 हमारा लॉस है। यहाँ पर माइनस की फिगर नहीं आएगी, ये ऑटोमेटिकली आपका लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। ऐड अनदर किया, यहाँ पर एक्सपेंसेस लिख दिए ऑप्शन के और इसे सेव कर देंगे। यहाँ पर टोटल आ जाएगा 81,000 और ये जो टोटल है ये आपका ऑटोमेटिक लॉस में ही जाएगा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ये आपका नेगेटिव में आ जाएगा। इसे हम सेव कर देंगे। यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारा नेगेटिव में आ गया और इसी नेट प्रॉफिट को आप अपनी बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, जो कि हमने देखा था असेट साइड में ये जाएगा नेगेटिव बैलेंस। या फिर अगर आप इसे कैपिटल अकाउंट में ले जाना चाहते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ये डेबिट हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा कैपिटल अकाउंट की फिगर से। कंफर्म किया। देन है शेड्यूल BP। यहाँ पर हमारा FNO का लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है और अगर हमने कोई स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस दिखाया होता तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस लॉस जो होता वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता। कंफर्म कर दिया। इसके बाद है शेड्यूल कैपिटल गेन। तो यहाँ तक पूरा ITR 3 था जो कि मेन पॉइंट्स थे ITR 3 के। इसके बाद शेड्यूल कैपिटल गेन से नॉर्मल ITR शुरू हो जाती है जो कि हमें ITR 2 में भी देखने को मिलती है। शेड्यूल को ओपन करेंगे। ओके। यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों दिखाने के ऑप्शंस हैं। शॉर्ट टर्म पर क्लिक किया। अगर आपको STT पेड वाले इक्विटी शेयर्स दिखाने हैं, आपने सेल की है उसे दिखाना है, थर्ड पॉइंट में जाएंगे, ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे।
सेक्शन चूज करेंगे 111A। यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये वैल्यूज आपको अपनी ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। यहाँ पर हमने सेल कंसिडरेशन दिखा दी 5 लाख की और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4 लाख, 1 लाख का हमारा प्रॉफिट आ गया। और एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस भी आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने 5400 के 5000 के एक्सपेंसेस दिखा दिए, इसे सेव कर दिया। इसके बाद इसी तरह से आता है नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसमें आपको इक्विटी शेयर्स दिखाने हैं। STT पेड 112A वाले, यहाँ 4th नंबर पॉइंट में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, व्यू शेड्यूल, ऐड अनदर, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आफ्टर 31 जनवरी 2018 आपने शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स को परचेज किया है। यहाँ पर सेल कंसिडरेशन जो कि अगेन आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएगी, तो 2 लाख यहाँ पर हमने दिखा दिया। कॉस्ट ऑफ परचेज 1 लाख दिखा दी। एक्सपेंडिचर ब्रोकर स्टेटमेंट से मिल जाएंगे और सेव किया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1.25 लाख तक एग्जेम्पशन है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। कंफर्म कर दिया, सेव। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हमने यहाँ पर दिखा दिए और शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है शेड्यूल 112A, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। जो हमने अभी लॉन्ग टर्म दिखाया है इस वाले ऊपर वाले शेड्यूल में, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा, इसे हमें कंफर्म कर देना है। देन शेड्यूल अदर सोर्सेज, ये आपके AIS से ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। आपको फिगर्स को चेक कर लेना है। यहाँ पर डिविडेंड, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट होगा। देन साइला है, इसे भी आप ओपन कंफर्म करेंगे, बाफला ओपन कंफर्म करेंगे। शेड्यूल CFL, इसमें आपके लास्ट ईयर के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं। शेड्यूल CFL को भी कंफर्म करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे कि लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी लास्ट ईयर की ITR से लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल SI, यहाँ पर भी ओपन कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आपकी जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम्स हैं उनका टैक्स कैलकुलेट होता है, जैसे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, क्रिप्टो है, ऑनलाइन गेमिंग है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट B, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पर भी हम ओपन कंफर्म करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी सारी इनकम्स दिख जाएंगी जो भी आपने प्रीवियस शेड्यूल्स में फिल की हैं। फिर है टैक्सेस पेड, यहाँ पर ओपन किया। सबसे पहले है TDS 1 जिसमें सैलरी का TDS रिफ्लेक्ट होगा, TDS 2 जिसमें कि FD का TDS रिफ्लेक्ट होगा। इन सारे शेड्यूल्स को आपको बस ओपन करना है, कंफर्म करना है, क्योंकि ये सारी फिगर्स आपके 26AS और AIS से ऑटो रिफ्लेक्ट होंगी। देन है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अगर आपने इस साल में कोई भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो एक बार आपको उसकी एंट्री को ज़रूर चेक कर लेना है। कंफर्म कर देंगे। और सबसे लास्ट में लास्ट शेड्यूल आ गया हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। इस शेड्यूल के अंदर आपको अपनी फाइनल पोजीशन दिख जाएगी, कितने टैक्सेस बने हैं, कोई रिफंड बना है या नहीं, कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी आपके ऊपर लग रही है, कितना TDS है, टैक्सेस पेड का कॉलम, और अगर रिफंड बना है तो 12th नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पर रिफंड भी दिख जाएगा। सारी वैल्यूज को चेक करके कंफर्म कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, अपनी ITR को एक बार रिव्यू करेंगे और इसे फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के 30 डेज के अंदर आपको इसे वेरीफाई कर लेना है आधार OTP से। तो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट डेमो ITR 3 का। ITR 3 के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू।